मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, 12:30 से 1 बजे का वक्त बताया गया था, 1:03 का वक्त हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं? सारिका, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अभी फिलहाल 3 बैठकें चल रही हैं। एक जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है, वहाँ पर सारे बीजेपी के मंत्री जमा हैं। वो जनता दल यूनाइटेड की जो विधायकों और सांसदों की बैठक चल रही है उसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कोई क्रिया होगी, उसके बाद ही हमारी प्रतिक्रिया आएगी। साथ साथ एक जो तीसरी बैठक चल रही है वो तेजस्वी यादव के यहाँ है। यहाँ भी सारे विधायक, उसमें कांग्रेस के भी, वामपंथी दलों के भी विधायक हैं, वो भी नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एक बार नीतीश कुमार फैसला ले लेते हैं, अगर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ संबंध तोड़ने का फैसला ले लिया, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बाद वो लोग फिर जनता दल यूनाइटेड की बैठक में शामिल हो सकते हैं। अब बात रही कि नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देंगे या राज्यपाल के पास आकर वो क्या करने वाले हैं। 2 संभावनाएं बताई जा रही हैं। एक, या तो वो इस्तीफा देंगे 2017 की तरह, लेकिन उसमें पेच यह है कि 2017 में राज्यपाल भी बीजेपी के थे, बीजेपी के साथ सरकार भी बनी थी और सब कुछ एक तरह से स्क्रिप्टेड था। सबको मालूम था कि कब उनका ओथ होगा, किस प्रकार का मंत्रिमंडल का बनावट होगा। लेकिन साथ ही साथ चूंकि वो अब महागठबंधन के नेता के रूप में सरकार बनाने वाले हैं, तो उसमें थोड़ी सी लोगों को हिचक है कि कहीं अगर राज्यपाल ने थोड़ा सा पेच फंसा दिया या थोड़े दिनों का विलंब कर दिया ओथ दिलाने में या सरकार बनवाने में, तब काफ़ी मामला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटकलों का बाजार गर्म हो सकता है। इसलिए वो इस्तीफा ना दें और बीजेपी के मंत्रियों से इस्तीफा लें। अगर वो इस्तीफा देने से मना करें तो उनको बर्खास्त कर वो एक तरह से समर्थन पत्र दे देंगे कि ये आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों का उनको समर्थन प्राप्त है। आप जब भी कहेंगे हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा ही घटनाक्रम 2013 में हुआ था, जब उन्होंने बीजेपी के साथ संबंध तोड़ा था उस समय, लेकिन उनके पास अपने संख्या पर्याप्त थी। 122 की जगह उनके पास 119 विधायक जनता दल यूनाइटेड के थे और बाद में जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजॉरिटी सिद्ध करना था तो आरजेडी ने सपोर्ट किया था। तो ये सारा कुछ जो है ये ऑप्शंस है, लेकिन क्या ऑप्शन नीतीश कुमार लेंगे, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा और कोई तीसरा व्यक्ति अभी के समय में नहीं जानता है। अब से कुछ देर में ये सारा घटनाक्रम जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी बैठक से जो कुछ भी क्षण की खबर आ रही है उसमें ये तो नहीं लग रहा है कि कोई बीजेपी के साथ रहने की बात बन रही हो। जो भी संकेत है वो यही है कि बिहार में एक बार फिर वैकल्पिक सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ संबंध तोड़ने वाले हैं। सारिका, लेकिन यहाँ पे मनीष, एक ट्वीट आया है लालू यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक तरीके से तस्वीर साफ कर दी है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। क्या वहां पे उन्होंने थोड़ा धैर्य नहीं रखा कि तस्वीर साफ वो फिर ट्वीट करें? देखिए, रोहिणी आचार्य शायद सिंगापुर में रहती हैं, तो उनको उन्होंने भी सारे घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए रखी होगी। ट्वीट करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन जहां तक आरजेडी के नेताओं का सवाल है तो हर आदमी बयान देने से या कुछ भी ट्वीट करने से औपचारिक रूप से वो सब अभी बच रहे हैं, क्योंकि सब जो है वो यही वेट कर रहे हैं कि अगला घटनाक्रम क्या होता है। जब तक खिचड़ी पक नहीं जाती है कुछ भी घोषणा करने से कोई फायदा नहीं है। सारी मनीष, ये नौबत आई क्यों? जिस बीजेपी का दामन उन्होंने 2017 में आरजेडी का साथ छोड़कर थामा था, 2020 में चुनाव लड़ा और आज वो दिन है जब उससे दामन छुड़ाकर वो फिर से उसके पास लौटे हैं जिसे कभी उन्होंने धक्का मारकर किनारे कर दिया था। निश्चित रूप से अगर आप इसके कारण जानना चाहेंगे तो इसके लिए अगर एक व्यक्ति जिम्मेवार है, जैसा हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने बिहार में जो एक नया एक्सपेरिमेंट 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक खेला, वो कहीं ना कहीं उल्टा दांव पड़ा और वो नीतीश को कहीं से रास नहीं आया। नीतीश को लगा कि बीजेपी उनको सहयोगी बनाकर उनको जड़ से खत्म करने पर लगी हुई है, ये जो आशंका है। और इसके लिए आज उन्होंने अपनी बैठक में जो उनका भाषण हो रहा है, भाषण हो चुका होगा, उसमें उन्होंने उसके कई सारे साक्ष्य भी दिए हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है जेडीयू को और खासकर उनको खत्म कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो बीजेपी के जमीनी नेता थे, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, उनको एक तरह से दरकिनार कर, उनको अलग थलग कर, जिन
नेताओं पर अमित शाह ने, संजय जायसवाल हों जो बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं, नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, या बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इनके जो भी कदम उठे या इनके जो कुछ भी बयान थे उससे नीतीश कुमार कहीं भी कंफर्टेबल नहीं थे। और खासकर हर सप्ताह कुछ न कुछ विवादास्पद मुद्दों पर, खासकर उन मुद्दों पर, सांप्रदायिक मुद्दों पर जिसमें नीतीश कुमार असहज होते थे, उनको विधायक जो है छेड़ते थे। और सरकार की, नीतीश कुमार की कोई भी मांग होती थी, वो चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो या जातिगत जनगणना, उस पर बीजेपी हमेशा उनके उल्टे विपरीत एक तरह का स्टैंड लेती थी, जिससे सरकार की किरकिरी जमकर सार्वजनिक रूप से अखबारों में हो या सड़कों पर हो, सब जगह होती थी। वो नीतीश कुमार को कहीं से को एक तरह से विश्वास हो गया था, भले ही ये 2024 लड़ने की बात करें, लेकिन 2024 के बाद उनको डंप कर देंगे। और साथ ही साथ जो उनका आधारभूत वोट है उसमें बीजेपी इनरोड्स करने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी के तरफ से खबर छपवाई जाती थी कि अब वो जीविका दीदियों में भी काम करेंगे, अति पिछड़ा वोटरों में काम करेंगे। जो नीतीश कुमार का कोर वोटर था उसमें खुलेआम बीजेपी की तरफ से प्रयास हो रहा था कि वो उनको अपनी ओर जोड़ा जाए, जो कहीं से नीतीश कुमार को एक्सेप्टेबल नहीं था। नीतीश कुमार को ये सब कुछ नागवार गुजर रहा था। और उन सब के ऊपर अगर आप देखिए तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं सारिक, जब पटना आते हैं, पटना में सहयोगी की सरकार होती है और कहते हैं कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों का खात्मा हो जाएगा, तो ये सब बातें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को असहज कर रही थी। और एक तरह का ट्रस्ट डेफिसिट था, कहीं भी कंफर्ट लेवल, सरकार चलाने में कंफर्ट लेवल नहीं था, ट्रस्ट डेफिसिट दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर तेजस्वी यादव से सरकार बनाने के लिए बातचीत करने की जो भी पहल करनी पड़ी, उसमें उन्होंने कोई देरी नहीं दिखाई। आज जो कुछ भी हो रहा है, ये पिछले 2-2.5 महीनों से ये सारा कुछ चल रहा था। जब से वो इफ्तार में गए थे उसी दिन से सब कुछ खिचड़ी पकने लगी थी, और उसकी आप कह सकते हैं उसका कल्मिनेशन आज आपको देखने को मिल रहा है। सारिक, मनीष, अभी हम वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे बनने वाले थे, या उस तरह से ही वहां पे भी एक कू होने वाला था, और ऑपरेशन लोटस की तैयारी बीजेपी कर रही थी। क्या यह खतरा था नीतीश कुमार को? क्योंकि कुछ विधायक वो ऑडियो क्लिप्स भी सुना रहे हैं कि शायद उनके विधायकों को तोड़कर उनकी हालत उद्धव ठाकरे वाली कर दी जाएगी बिहार में। देखिए, उसका डर हमेशा था, उसके प्रयास भी हो रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार इसको बहुत बड़ा आधार नहीं बना सकते हैं। अगर आपको याद हो 2020 के चुनाव के पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद मंडल को, उसके कई सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, विधायकों को भी तोड़ा था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल को भी तोड़ने में काफ़ी अहम भूमिका अदा की थी। तो ऐसी बात नहीं है कि नीतीश ने भी दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ा है, या जब बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा तो उनकी एक मौन सहमति थी। मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त आखिरकार नीतीश कुमार ने ही किया था। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब आपको किसी के साथ नहीं रहना हो, जब आप किसी के खिलाफ केस बिल्डअप करते हैं, तो हाँ, उसमें इसने भी एक अहम भूमिका थी। खासकर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना को तोड़ा गया, उससे नीतीश कुमार के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था कि आने वाले देर या सवेर उनके पार्टी के विधायकों को भी ऐसे तोड़ा जा सकता है। सारिक, मनीष, आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया। आपके पास वापस लौटेंगे, तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।